काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सरकार जो है वो इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर देती है उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो खुश है, संतुष्ट है और हंसता है, जगह जगह हंसी बांटता है। उसकी तलाश में देशी विदेशी कई रिपोर्टर्स जो हैं और फोटोग्राफर्स 80 घाट पर जमावड़ा लगा के बैठ जाते हैं कि आखिर ऐसा बूढ़ा है कहां जो आज के जमाने में भी खुश रह सकता है, संतुष्ट हो सकता है। लेकिन कन्नी गुरु जानते हैं कि ये बूढ़ा आखिर है कौन। वे जानते हैं कि ये बूढ़ा कोई और नहीं, उनके पिता तन्नी गुरु हैं और वे भी उन्हें ढूंढना चाहते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोहिनूर शब्द जो है वो अटक जाता है, यानी कि महंगा हीरा। वे अपनी बीवी के साथ वार्तालाप करते हैं। उनकी बीवी कहती है कि कोई और उन्हें क्यों पकड़े, क्यों नहीं हम ही उन्हें पकड़कर सरकार को सुपुर्द करें और इनाम की राशि ले लें। इसी ऊहापोह में रात भर कन्नी जो है वो दारू पीते हैं और अपनी बीवी के साथ जो है वार्तालाप करते हैं और उसे समझाते हैं कि सारी दुनिया जो है रिमोट से चल रही है। अब यहां से आगे उनके कन्वर्सेशन क्या हुई और क्या रुख वे अपनाते हैं हम जानेंगे। आज का एपिसोड जो है वो ये अंतिम एपिसोड है इस पुस्तक का। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। चलिए। तो भैया इस तनाव की झलक देखिए कन्नी और उनकी बीवी की बातचीत में। तुम रात भर पीते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करूं बताओ? अरे क्या करो ये हम बताएं। अगर चुपके से हाजिर हो गए और किसी को हवा तक न लगी तो सारी दौड़ धूप धरी रह जाएगी, समझे? कैसी बेवकूफी की बातें करती हो, इतना आसान है क्या? हाजिर हो जाएंगे और इतनी पुलिस, खुफिया मुखबिर और दूसरे तमाशा देखते रहेंगे। तो कोई दूसरा भले ले जाए 1 करोड़, तुम नहीं लेना चाहते। हाँ यही समझा तुमने, मैं नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग सारी जिंदगी थूकते रहें कि यही है वह बेटा जिसने पैसे के लोभ में बाप को पुलिस के हवाले किया। डाली अब्बा कन्नी को देखती रही। फिर यह हफ्ते भर से खाना पीना छोड़कर क्यों दौड़ लगा रहा था? क्यों इसकी नींद हराम रहती थी? जब रकम कम थी तब यह हाल था। अब क्या हो गया आखिर? इसे निश्चय और स्थिर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है। बोतल लेकर बैठा है शाम से, घंटों मोबाइल पर जाने कहां कहां फुसफुसाते रहा। अब जरा वह बोतल लाओ। डाली ने कन्नी के हाथ से गिलास छीन ली। अच्छा तो मेरी सुनो, अब रहने भी दो तुम। मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। आखिर ससुर हैं वे मेरे पति के बाप। दूसरा कोई और कैसे ले लेगा? शाबाश। कन्नी ने पीठ थपथपाई और मुस्कुराने लगे। क्या करोगी? करेंगे क्या? जाएंगे, कहेंगे कि अब कई दिन जिंदगी के रह गए हैं आपके, 1-2 साल, और क्या? जीते जी तो कुछ किया नहीं, दिया नहीं, मरने से पहले ही कुछ तो कर जाइए कम से कम। और आपको तो कुछ देना भी नहीं है, देना है दूसरे को। बस करें इतना कि चले तो साथ ले चलें। कन्नी वैसे ही मुस्कुराते रहे। जाओगी कहां? वहीं घसियारी टोला जहां वे बच्चों को हंसना सिखाते हैं। हंसना नहीं, जीना। वे हंसने को ही जीना बोलते हैं। लेकिन वे हैं कहां वहां? उस टोले को तो जाने कब का छोड़ चुके हैं और निकले हैं 21वीं सदी की अगवानी के लिए। कहां है इस समय? क्या करोगे जानकर? कन्नी रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल कहां होंगे इसका आइडिया है। कहां होंगे? कन्नी ने नहीं सुना और उसकी नजर सहसा दीवार घड़ी पर गई। तारीख बदल चुकी थी। 31 दिसंबर रात 1 बजे। सहसा उन्हें कुछ याद आया और कपड़े पहनने लगे। तुम एक काम करना, हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी जोर शोर से रखना, इसमें कोई कोताही नहीं। कहीं जा रहे हो क्या? रोकती नहीं ऐसे वक्त। टाई की गांठ ठीक करते हुए कन्नी बोले, ये बताओ जिस माल की कीमत इंडियन करेंसी में करोड़ है, उसकी कीमत सोचो इंटरनेशनल मार्केट में कितनी होगी। मतलब भारतीय सरकार इस हंसने वाले बूढ़े का 1 करोड़ रुपया चुकाने को तैयार है, तो यदि कन्नी खुद 1 करोड़ रुपया भी ले ले और अपने पिता को अमेरिका के सुपुर्द करते हैं ताकि अमेरिका भी अपने लोगों को दिखा सके कि हंसना किसे कहते हैं, तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे मुझे क्या मालूम। और माल भी ऐसा वैसा नहीं, कोहिनूर।
वे खुश होकर हंसने लगे। तो सुनो डॉली, अगर मैं करोड़ भी ले लूं और डॉलर भी, तो कोई हर्ज है? मत जाओ, तुमने ज्यादा चढ़ा ली है। डॉली ने उन्हें अविश्वास से देखा। कन्नी जूते का फीता बांध रहे थे। उन्होंने सिर उठाया। नशा नहीं होता मुझे, जानती हूं। शाम से कमरे में बंद में झक नहीं मार रहा था। मैंने कहा था ना तुमसे, रिमोट एक का ही ठिकाना नहीं। और रिमोट, व्यंग से डाली बोली। ओवरकोट पहनने के बाद आगे बढ़कर उन्होंने डाली के गाल थपथपाए, विश किया। उन्होंने ऐसे कहा जैसे लड़ाई के मोर्चे पर जा रहे हों, और डॉली को कमरे में छोड़कर बरामदे में आ गए छटके से। फिर मुड़े वापस और धीरे से कान में बोले, वे हर 21 दिसंबर को कहा जाते हैं, याद है तुम्हें? बहरी अलंग। मित्रों, कन्नी मोर्चे पर रवाना हो इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहरी अलंग, अभी बहरी अलंग क्या है इसके बारे में जानिए। बहरी अलंग बनारस के जीवन से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो उसकी अपनी संस्कृति है। मतलब बहरी अलंग जैसी परंपरा बनारस के बाहर कहीं और देखने को नहीं मिलती। बहरी अलंग माने वे जगह जहां बस्ती ना हो, जहां भाषा की निच्छद्दम यानी सन्नाटा, निर्जन, जहां दिगंबर होने और कुछ भी बकने की आजादी हो। बहरी अलंग की शौक में भांग छानना, निपटना, साफा लगाना, टीका लगाना, पान भुलाना, गमछा पहनना खास है। पिकनिक से ये इस माने में अलग है कि इसमें साथ परिवार नहीं मित्र जाते हैं। आजादी के बाद से गंगा पार का इलाका ही बहरी अलंग रह गया है। तो सोचिए, ये ऐसा इलाका जहां पर सिर्फ पुरुष होते हैं और वे नंगे होते हैं। नंगे होने की भी कोई पाबंदी नहीं है। वैसे तो आपने नागा साधु देखे ही हैं, लेकिन फिर भी ये बहरी अलंग कुछ अलग ही होता होगा। यहाँ मित्रों के साथ जाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे 377 इनके लिए ही हटाई गई है। तो बाबू लोगों कन्नी पत्नी से विदा होकर बाहर आए बरामदे में। बाहर घुप अंधेरा। उनके यहाँ तो जनरेटर था, लेकिन बाहर ऐसी ठंड की हिम्मत छूट जाए, कपकपाती हवा ऊपर से। उन्होंने सिर और गले में मफलर लपेटा। कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी, कहना मुश्किल के अंधेरा ही था या धुंध भी थी। एकदम फिल्मी माहौल। दौड़कर गाड़ी में बैठे, स्टार्ट की और जैसे ही हेडलाइट जलाई के आहिरे दादा, ये तो माँ है। माई का जियरा गैया अस, बेटवा का जियरा कसैया जस कहने वाली माँ। कन्नी कसाई नहीं थे। वे तुरंत उतरे और बोनट के पास खड़ी माँ को सहारा दिया। वह रोते रोते थक गई थी शायद, लंबी लंबी हिचकियां ले रही थी। पूरा बदन थर थर कांप रहा था। पता नहीं हिचकियों से या ठंड से या फिर दोनों से। बुढ़ापे ने उसे सिकोड़ कर ठिगना कर दिया था गठरी की तरह। कन्नी उसे अखबार संभाले हुए बिस्तरे पर ले आए, लिटाया, रजाई उड़ाई। देखा हाथ और पांव बर्फ हो गए थे उसके। उन्होंने उसकी हथेलियां रगड़ी, तलवे रगड़े, और जैसे ही माथे पर हाथ रखा, मां फिर फफक कर रो पड़ी। जैसे हंसी संक्रामक, वैसे ही रोना भी। कन्नी भी पत्थर नहीं थे। मां के साथ साथ वे भी रोते रहे। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में रात को 2 बजे ये अद्भुत दृश्य। जुगों जुगों बाद ऐसे किसी माँ को उसका बेटा मिला हो और बेटे को उसकी माँ। माँ आंखें बंद करो और सो जाओ। नींद नहीं आती बेटा, क्या सोऊं? कोशिश तो करो, आ जाएगी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बोली, बुढ़ऊ एक जिद्दी है, नहीं आएंगे। क्यों परेशान हो रहा है? ऐसा कर, मुझे ही ले चल उनके पास। कहाँ ले चले? पता चले तब ना। उनके सारे ठिकाने तो पता है तुझे। हाँ माँ, लेकिन वे नहीं है वहां। मिठाई लाल से पूछो, सूरदसवा से, वह जरूर जानता होगा। वह तो उन्हीं के साथ होगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। माँ चुप हो गई और सोचने लगी। इसी बीच कन्नी अपना सिर, उनका सिर सहलाते रहे। तूने बहरी अलंग देखा? जाते थे कभी कभी। कन्नी हंसने लगे। इस जाड़ा पाला में क्या बात करती हो माँ? एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? कह तो मैं भी चलूं? कहती ही है तो देख लूंगा, लेकिन तू कहाँ चलेगी इस मौसम में? और लगभग भोर में कन्नी माँ को लेटा छोड़कर निकल पड़े तलाश के अभियान पर। तो भाइयों लोगों, सवेरा हो गया, कन्नी नहीं लौटे। दोपहर हो गई, कन्नी नहीं लौटे। शाम ढल गई, कन्नी नहीं लौटे। डॉली ने कुछ उठा नहीं रखा था हैप्पी न्यू ईयर के लिए। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी सजावट करने में।
खनेजा इलेक्ट्रिकल्स ने पूरा दिन लगा दिया था बंगला सजाने में, बिजली की झालरों से तरह तरह की डिजाइनें बनाने में। झंकार दोपहर बाद ही आ गया था डेक के साथ, सामने की तरफ 2 स्पीकर लगा दिया था और पूरा हाथा गुनगुनाने लगा था। फूल बाजार से डेकोरेटर आया था और गेंदे, बेले और गुलाब के फूलों से गेट पर अर्धचंद्राकार वेलकम हैप्पी न्यू ईयर लिख गया था। होटल इंडिया से फिश, चिकन और खास प्रिपरेशन ऑर्डर देकर मंगा लिए गए थे और फ्रिज में पड़े थे। बंगला खुश था लेकिन डॉली चिंतित थी। चिंतित कन्नी को लेकर नहीं, क्योंकि गाड़ी वातानुकूलित थी, इसीलिए ठंड लगने का सवाल नहीं था। उसमें गंगा की या बिस्लरी की 4-5 बोतलें पड़ी रहती थी। खाने के लिए फल और दूसरी चीजों के डिब्बे भी रहते थे। वक्त जरूरत के लिए गैर लाइसेंसी रिवॉल्वर भी था। चिंतित इस बात के लिए भी नहीं थी कि देखा जाए तो कन्नी सचमुच मोर्चे पर गए थे। एक तरफ प्रदूषण अभियान अध्ययन दल, दूसरी तरफ तस्कर गिरोह, तीसरी तरफ माफिया और डॉन, चौथी तरफ सरकारी मशीनरी और इन सब के बीच अकेले तन्नी। लेकिन इन सब की ओर से बेफिक्र थी वह। उसे चिंता थी तो यह कि ऐसा ना हो कि कन्नी 2 के चक्कर में जो मिल सकता है वह भी गंवा बैठे। ये पहला मौका था जब पूरा दिन बीत गया था और एक बार भी कन्नी का फोन नहीं आया था। मोबाइल उनके साथ ही रहता था और जब कभी कहीं जाते 2-3 घंटे में एक बार हेलो जरूर बोल देते थे। लेकिन आज जाने क्या हो गया था कि शाम आ गई। दोपहर के बाद से ही उसने खुद कई बार कोशिश की थी। जब भी फोन करती या तो मोबाइल ऑफ या सूचना की कोई संपर्क नहीं। किसी दूसरे से पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि जब उसे ही नहीं मालूम कि कब गए, क्यों गए, कहां गए, तो दूसरे को क्या मालूम। गेट खुश, दरवाजे खुश, दीवारें खुश, लॉन खुश, बंगले की हर चीज खुश, लेकिन डॉली चिंतित नहीं। चिंतित थी तो मां। उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। जमाने बाद टांगों में जान आ गई थी। वे दिन भर कभी माली के पीछे पीछे, कभी बिजली मिस्त्रियों के पीछे पीछे घूमती रही। लगता ही नहीं था कि हफ्ते भर से ना सोई है ना खाया पिया है। अब भी उसकी पलकों पर बेटे की उंगलियों की छुअन थी। वही लाने गया था बुढ़ऊ को और उसी के इशारे पर यह बंगला दुल्हन की तरह सज रहा था। रात बिरात इसी में आएंगे बुढ़ऊ। डॉली नीचे बैठी बैठी बोर होकर छत पर गई। वे टहलती रही और जाने क्या क्या देखती रही। वे क्या देख रही थी? सूर्यास्त, नगर का सिंगार, कोहरे में निस्तेज चांद, कन्नी की वापसी की राह कि इसी बीच रोड पर बच्चों और बड़ों के जत्थों पर नजर गई उसकी। एक के बाद एक जत्थे, कभी आगे पीछे, कभी अगल बगल, 2, 3, 4 फिर अनगिन। वे थालियां और घंटा घड़ियाल बजा रहे थे, ढोल मजीरा पीट रहे थे, नाच गा रहे थे, जैसे हड़कंप और भाग मची हो। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? उसने कोहरे की धुंध में गंगा की धार और पर नौकाओं का पुल देखा, जो घाट से शुरू होकर रेत के मैदान तक चला जा रहा था। वे दौड़ी हुई नीचे गेट पर आई और सीखजों के पास खड़ी हो गई। वह किसी चमत्कारी मुड़कट्टा बाबा का जयकारा लगा रहे थे। गंगा के कछारों में रहता था और रेतीले मैदान में बालू की झोपड़ी में सोता था। उसके केवल धड़ था, सिर नहीं। उसका हंसने वाला सिर यहां वहां घूमता रहता था। जब कभी उसे हंसना होता था, सिर खुद ब खुद उसकी धड़ से जुड़ जाता था। वह भागी भागी ड्राइंग रूम में आई। उसने उसने अपने आप उसकी उंगलियां टीवी के रिमोट पर चली गई। सारे चैनलों से गुजरने के बाद बटन सिटी चैनल पर रुक गया। पर्दे पर सफेद ढकी चादर के बगल में बैठे मिठाई लाल इस घटना के अकेले गवाह, अंधे सूरदास, जिनके ना चश्मे थे ना दीदे थे। वे गा रहे थे निर्गुण, जिसमें डॉली की कोई दिलचस्पी न थी। वे भीड़ में कन्नी को ढूंढ रही थी। इसी बीच उसने देखा कि निर्गुण पार्शव में चला गया है और स्पॉट पर विशेष संवाददाता प्रकट हो गए हैं। उनके हाथ में माइक है। यहाँ का समाचार ये है कि अंधेरे, कोहरे और धुंध का लाभ उठाकर किसी ने बूढ़े का सर धड़ से अलग कर दिया। सर गायब है, खोज जारी है, सीमाएं सील कर दी गई हैं। अंदेशा है
कि इसके पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है। इसके बाद निर्गुण के साथ फिर मिठाई लाल। बुल्लू करताल बजाते बजाते सहसा रुक गए और इशारे से साजिंदों को भी रोक दिया। उन्होंने साथ के लिए आवाज दी हीरा लाल को। मित्रों, सवेरा जाने कब का हो चुका था, मगर भीड़ जहां की तहां और जस की तस थी, कान पारे हुए। अब सांध में डूबी हुई और चुप। बाजे गाजे बंध चुके थे हीरा लाल और पार्टी के। बारी खत्म हो चुकी थी उनकी। अब कुछ नहीं रह गया था और सुनाने को। इंतजार था तो बस बुल्लू की ओर से समापन का। तो मतलब सारी रात चलने वाली ये जो बिरहा थी वो सुबह सुबह जाके समाप्त हो रही थी। लेकिन संकेत पाते ही हीरालाल चंग के साथ चल पड़े और बुल्लू के बगल में खड़े हो गए। तो भैया लोगों, बाबू लोगों, आगे क्या बताएं क्या न बताएं, क्या सुनाएं और क्या ना सुनाएं, क्या गाएं क्या न गाएं, इसलिए कि बुढ़ो मिले भी और नहीं भी मिले। मैं उस निर्गुण के साथ खत्म कर रहा हूं जो मिठाई लाल सुना रखे थे। तो अब इसके आगे कबीर की निर्गुण वाणी है, जिसमें जीवन का फलसफा है कि जो आया है वो जाएगा ही। एक दिन जाना होगा जरूर, लक्ष्मण राम अमर जो होते होते हाल हजूर। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा कहत हते हम सूर। अर्जुन सा छत्री नहीं जग में करन दान भरपूर। भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गए माटी धूर। धरती पवन आकाशो जय है चंदा सूर। कहत कबीर भजन कर करीहूं ढाड़ा काल हजूर। एक दिन जाना होगा जरूर। तो इसी के साथ इस पुस्तक का भी समापन होता है, सिर्फ इस कथा का ही नहीं। ये पुस्तक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप अंबेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो उसे प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। 2-1 दिन का समय लूंगी, उसके बाद दूसरी पुस्तक की तरफ में बढ़ जाऊंगी। आपके मद्देनजर कोई पुस्तक हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा जो आप सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अब अगली पुस्तक के साथ अगले एपिसोड में मैं हाजिर होंगी 2-4 दिन के बाद। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।